हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी टेल यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट लॉ का यूनिट 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। आगे अभी तक आपने बिजनेस लॉ पढ़ा होगा। बिजनेस लॉ में आपने बिजनेस कैसे बनता है सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। अब कॉर्पोरेट लॉ में आपको पढ़ना है कि ये जो कंपनी है ये कैसे बनती है, स्टार्टिंग से लेके कि कैसे बनती है, कैसे इसके फंक्शन होते हैं और कैसे ये डिसॉल्व होती है। पूरी चीज़ें आपको कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनी होती क्या है। तो देखो, कंपनी ना एक लीगल एंटिटी है जो कंपनी एक्ट के अंडर क्रिएट करी गई है। और ये कैसे बनती है? ग्रुप ऑफ पर्सन आते हैं, वो अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और एक लॉफुल बिजनेस चलाते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन अटैच करी है ऑफ द कंपनी एक्ट एज वेल एज मैंने अदर स्कॉलर्स की डेफिनेशन भी अटैच करी है। आप इसे याद कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया, याद करके एग्जाम में लिख के आना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। अब कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं वो हम जरा देख लेते हैं। तो देखो क्या क्या फीचर्स है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दूसरा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। अब इन फीचर्स को ना थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ते हैं। तो पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? देखो, लॉ ये कहता है कि जो कंपनी है ना वो अपने मेंबर से अलग है। मतलब भले ही, देखो ये है चिंटू, भले ही चिंटू एंड चिंटू एंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, ठीक है, लेकिन चिंटू अलग है और चिंटू की ये कंपनी अलग है, ठीक है। जैसे ही कंपनी बनती है वो इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन बन जाती है कानून की नज़र में। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है उसके नाम पे, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है अपने नाम पे, और वो किसी के खिलाफ भी मुकदमा कर सकती है और कोई भी उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। अब इसका ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दैट इज सेलमैन वर्सेस सेलमैन एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसमें क्या हुआ था कि मिस्टर सेलमैन एक पर्सन था, उसने अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था। और वहाँ पे क्या हुआ, उसने मेंबर्स चाहिए थे ना कंपनी में बनने के लिए, तो अपनी ही फैमिली मेंबर्स को उसने कंपनी के मेंबर्स बना दिया। बाद में क्या हुआ कि कंपनी ना लिक्विडेट होने लगी, मतलब कंपनी का दिवालिया निकल गया और कंपनी बंद होने का टाइम आ गया। बट कंपनी की जो एसेट्स थी वो इतनी नहीं थी कि सारे क्रेडिटर्स को उनका क्लेम पे कर सके। तो क्रेडिटर्स ने कोर्ट में मुकदमा डाला कि क्योंकि कंपनी तो सेलमैन की है, तो सेलमैन की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना उससे हमारा कर्जा आप दिलवाओ। बट कोर्ट ने क्या कहा कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो सेलमैन और कंपनी अलग अलग हैं कानून की नज़र में, तो आप सेलमैन की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है कि कंपनी सिर्फ तभी एग्जिस्टेंट में आती है जब वो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो जाए। सिर्फ एग्रीमेंट के, अगर आपके 2 से या 7 पीपल के बीच में एग्रीमेंट हो गया तो कंपनी नहीं बनेगी जब तक कंपनी एक्ट के अंडर वो रजिस्टर्ड ना हो जाए। अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो आपको एटलीस्ट 7 मेंबर चाहिए, और प्राइवेट बना रहे हो तो एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए। इसके बाद आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और फिर ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। देन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसका मतलब क्या है? देखो, कंपनी एक ना आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि ये लॉ के अंडर क्रिएट हुई है। और ये आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि ना तो इसकी कोई बॉडी है, ना माइंड है, ना ही कोई सोल है, ठीक है। अब इसमें भी ना एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको ध्यान से पढ़ना। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो कंपनी है वो एक लीगल पर्सन है लेकिन सिटीजन नहीं है। अब सिटीजन और लीगल पर्सन में फ़र्क क्या होता है? देखो, सिटीजन जो है ना वो किसी कंट्री का होता है तो उसको फंडामेंटल राइट मिलते हैं, जैसे कि आप, मैं, हम सिटीजन है। बट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लीगली क्रिएट करा गया है, तो उसको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे, वो फंडामेंटल राइट पे क्लेम नहीं कर सकता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें ऐसा कहा गया क्योंकि कंपनी और कंपनी के जो मेंबर हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, सेपरेट हैं। तो इसीलिए जो कंपनी के मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी। कैसे? अगर मान लो शेयर्स में है लाइबिलिटी, अगर शेयर्स में है तो लाइबिलिटी कितनी होगी? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम, ठीक है। अगर शेयर्स फुल्ली पेड है, मतलब शेयर्स का पूरा अमाउंट मेंबर ने दे दिया है, तो फिर कोई भी एक्स्ट्रा पैसे उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है जब कंपनी लिक्विडेट हो रही हो या कंपनी के ऊपर कोई डेट हो तो, ठीक है। दूसरा, अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है बाय द गारंटी, मान लो
ये चिंटू है और चिंटू ने ये गारंटी दे दी है कि जब भी कंपनी पे कर्जा आएगा या कंपनी पे बंद हो रही होगी और क्रेडिटर्स के पैसे देने होंगे तो मैं 50 लाख रुपए दूंगा। इसने ऐसी गारंटी दे दी। तो अब ये जो चिंटू है इसकी जो लायबिलिटी है वो बस 50 लाख रुपए तक की है। अगर बाद में कर्जे में 10 लाख की 10 करोड़ की जरूरत पड़ने लगे तो चिंटू उसमें कुछ नहीं करेगा, वो तो सिर्फ 50 लाख देगा और निकल लेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन है, चिंटू अलग पर्सन है। देन परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। ऐसा कहा जाता है कि भले ही जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। सो लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। भले ही डेथ हो जाए मेंबर की, इंसॉल्वेंसी, मेंटल इनकैपेसिटी, रिटायरमेंट, कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी तो चलती ही रहेगी। कंपनी कब डिसॉल्व होगी? जब लीगली उसको डिसॉल्व करा जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है, रीमीट सप्लाई गेलफिट लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था कि कंपनी बनी थी, लेकिन वॉर के टाइम पे सारे मेंबर्स जो थे कंपनी के वो मारे गए थे बॉम्ब एक्सप्लोजन में। लेकिन ये कहा गया कि कंपनी तो फिर भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। उसका मेंबर भले ही मर जाएं सारे, कुछ भी हो जाए उन्हें, बट कंपनी बंद नहीं होती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज कॉमन सील। अब देखो, कंपनी हमारी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो आके डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं मार सकती कि ये मिस्टर शर्मा के सिग्नेचर लग गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकती, बट वो एक कॉमन सील के थ्रू काम करती है। कॉमन सील क्या है कि कॉमन सील कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है। ठीक है, आप लोग भी अपने सिग्नेचर बना लो, देख लो कंपनी का भी सिग्नेचर है, ढंग के सिग्नेचर बना लो अपने। ठीक है, तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील लग गई है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने वहां पे अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो कंपनी की कैपिटल होती है ना, उसको डिवाइड करते हैं स्मॉल यूनिट में जिन्हें शेयर्स कहते हैं। आई होप आप सब तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आप सबको तो पता ही होगा कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है, मतलब लोगों को दे सकती है, दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स जो है वो बांट सकती है और उनसे उसके बदले में पैसे ले सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकती, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट वील। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आया ही है, 100% श्योरिटी के साथ में ये कह सकती हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब कॉर्पोरेट वेल क्या होता है पहले ये समझो। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन के बाद एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है जो कि अपने मेंबर से अलग होती है। अब ये जो लीगल सेपरेशन है कंपनी का उसके शेयर होल्डर से, इसको ही कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। कॉर्पोरेट वेल मतलब कि कॉर्पोरेट का पर्दा है कि शेयर होल्डर कौन है इसके पीछे ये नहीं पता है, बस कंपनी का फेस चल रहा है, कंपनी को कौन चला रहा है उन पे कोई भी लायबिलिटी नहीं आ रही है। अभी मैंने यही तो बताया कि कंपनी को कौन चला रहा है, उन पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। लायबिलिटी किस पे आएगी? सिर्फ कंपनी पे आएगी, भले ही उसे कोई भी चला रहा हो। सेलमैन वर्सेस सेलमैन वाले केस में आपने देख ही लिया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अभी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने का मतलब क्या है कि आपने जो पर्दा था उसको हटा दिया। देखो, कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग जो कंपनी है उसकी आड़ में फ्रॉड कमिट करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, इलीगल धंधे चलाते हैं। तो इस सिचुएशन में ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से ये जो पर्दा है, ये जो वेल है, इसको उठाना पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका कि कोई भी मिसयूज अगर कर रहा है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का, मतलब कंपनी का मुखौटा बना के अगर कोई भी क्राइम कर रहा है तो उसको रोका जाए, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और लीगल ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स किया जाए। अब कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में ये जो कॉर्पोरेट वेल है वो उठाना पड़ता है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि कोर्ट किस तरीके से, कोर्ट ने कैसे कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करा है। ठीक है, दूसरा है स्टैच्यूटरी प्रोविजन। स्टैच्यूटरी प्रोविजन मतलब कंपनी एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो पहले हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। देखो, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अंदर कोर्ट के पास ना पावर होती है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दे और देखे कि कौन पर्सन है जो उस कंपनी को चला रहा है। अब कौन कौन से केस में कोर्ट ऐसा कर सकती है, तो देखो, पहले डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर। अगर
कंपनी का कोई ऐसा है कि एनिमी वॉर चल रहा है किसी और कंपनी से और एनिमी करेक्टर कुछ है, तो उस केस में अभी चिंता मत करो, मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ ओवरव्यू देख लो। प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इन्वेशन, टैक्स की चोरी को बचाने के लिए। इसके अलावा कोई भी जो फ्रॉड है या इम्प्रॉपर कंडक्ट है उसको उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर अगर किसी ने वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए कोई कंपनी बनाई है तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए। देन अगर किसी ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी का गलत फायदा उठाने के लिए कंपनी बनाई है तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए। अब इस एक एक केस को ना थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी करेक्टर, देखो कई बार क्या होता है कि मान लो एक कंट्री के साथ हमारी वॉर चल रही है, ठीक है, मान लो एक कोई कंपनी है वो हमारी कंट्री में बनी है और लेकिन उसके जो मेजर शेयर होल्डर हैं वो उस कंट्री के हैं जिस कंट्री से हमारी वॉर चल रही है, तो उस केस में कोर्ट के पास पूरा पूरा राइट है कि वो एग्जामिन करे कि एक्चुअली उस कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक केस लॉ है, डेमलर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कॉर्पोरेशन 1916। अब ये क्या था कि कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी जो थी वो इंग्लैंड में बनी थी, लेकिन उसके सारे शेयर होल्डर, ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर होल्डर और डायरेक्टर जर्मन नेशनल थे। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे इंग्लैंड और जर्मन के बीच में चल रही थी वॉर। इस कंपनी ने इंग्लैंड में जो था वो केस फाइल किया कि उसको अपना डेट जो था ट्रेड डेट वो चाहिए। अब इशू ये था कि इस कंपनी को इंग्लिश कंपनी माना जाए क्योंकि ये तो इंग्लैंड में बनी है, या फिर एनिमी कंपनी माना जाए क्योंकि इसका कंट्रोल तो जर्मन वालों के पास है। और अगर उस टाइम पे ये लोग मतलब इंग्लैंड वाले अगर पैसे रिलीज कर दें, ठीक है, तो वो जर्मन वालों के पास जाएगी जो कि वॉर की फंडिंग में लगेगी, तो इनडायरेक्टली इंग्लैंड वालों को तो नुकसान ही होगा ना। सो जजमेंट ये आया कि भले ही कंपनी इंग्लैंड में बनी है लेकिन इसका रियर कंट्रोल जो है ना वो जर्मन नेशन के पास है, और क्योंकि जर्मन और इंग्लैंड में तो चल रही है वॉर तो जर्मन नेशन मतलब एनिमी एलियंस हो गए, देयरफॉर इसको एनिमी कंपनी माना जाएगा और अभी इसका कोई भी बजट या कोई भी पैसे वगैरह रिलीज नहीं करे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द रेवेन्यू और प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इन्वेशन, मतलब अगर कंपनी सिर्फ इसलिए बनी है ताकि टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करा जाए या फिर जो इनकम आ रही है उसको आर्टिफिशियली ऐसे दिखाया जाए कि वो मेरी है ही नहीं इनकम, ताकि क्या हो कि मेरे को टैक्स ना देना पड़े, है ना, तो उस केस में कोर्ट जो है सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी को अवॉइड कर सकता है और कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है। अब यहाँ पे एक केस लॉ दे रखा है, इसे ध्यान से पढ़ो। सर डी शॉ मैकेंजी पेटेड 1927। तो ये जो सर डी शॉ थे ना वो बहुत ही अमीर इंसान थे, वो लार्ज इनकम अर्न कर रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट से। अब उन्होंने सोचा कि यार इतना पैसा आ रहा है लेकिन इस पे टैक्स भी दे रहा जा रहा है, तो अब इस टैक्स को कैसे अवॉइड करें। तो उन्होंने टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने का ना एक फॉर्मूला निकाला। उन्होंने क्या कहा, 4 प्राइवेट कंपनी उन्होंने बनाई और अपनी इन्वेस्टमेंट उन 4 प्राइवेट कंपनी के नाम ट्रांसफर कर दी। अब अकॉर्डिंग टू द सेपरेट लीगल एंटिटी ये सर तो अलग है, कंपनी 4 अलग है, ठीक है। तो कंपनी से जो भी इनकम रिसीव हो रही थी वो ऐसे दिख रही थी कि भाई ये तो कंपनी जनरेट कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सारी इनकम तो इन सर के पास ही जा रही थी, ठीक है। तो अब इशू ये था कि अब क्या कंपनी जेन्युइन इंडिपेंडेंट एंटिटी है या फिर सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए बनाई गई है। तो कोर्ट ने ये कहा कि कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि टैक्स को अवॉइड कर दिया जाए, सारा पैसा जो है वो इनडायरेक्टली इन्हीं सर के पास जा रहा है, बट क्योंकि इन्होंने 4 कंपनी बना दी है तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। तो इस केस में भी जो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉर्पोरेट वेल था उसको लिफ्ट किया गया। देन नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर कंपनी का यूज किया जा रहा है कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए या कोई फ्रॉड कमिट करने के लिए, तो उस केस में भी कोर्ट को पूरा पूरा हक है कि वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करे। अब यहाँ पे भी एक केस लॉ है, गिलफर्ड मोटर कॉर्पोरेशन वर्सेस हॉर्ने 1933, ठीक है। देखो इसमें क्या था कि हॉर्ने जो एक पर्सन था उसको मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह एम्प्लॉय किया गया और उससे ना उस टाइम पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। उसके एम्प्लॉयर ने, मतलब उसका जो मालिक था, उसने उससे कहा कि देखो यहाँ पे आप जिन भी कस्टमर्स के साथ डील करोगे ना, ऐसा नहीं है कि कंपनी लीव करने के बाद आप खुद की कंपनी बना लो या कुछ और कर लो और उन कस्टमर के साथ आप डील करने लगो। उससे क्या होगा भाई, उन जिस कंपनी में वो अभी काम कर रहा है उनका बिजनेस आधा बढ़ जाएगा क्योंकि उसके कस्टमर इस हॉर्ने के पास चले जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट करा था। अब इसने क्या दिमाग लगाया कि रिजाइन करने के बाद एक नई कंपनी बनाई, लेकिन अपने नाम पे नहीं, अपनी वाइफ के नाम पे, और वो सारे जो कस्टमर थे जो पिछली कंपनी के थे उनके साथ डील करना शुरू कर दिया। अब मैटर ये था कि क्या ये न्यूली फॉर्म्ड कंपनी इंडिपेंडेंट है या फिर सिर्फ एक तरीका है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने का।
तो कोर्ट ने ये कहा कि देखो कंपनी जो है वो इसी पर्सन की है, ठीक है, और इसने जानबूझ के कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि ये वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था इसको अवॉइड कर सके। तो इसीलिए कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अगर कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि जो लेबर लॉ है या वेलफेयर लेजिस्लेशन है उनको अवॉइड करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कंपनी बनाई गई है, तो उसमें भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी फिर से एक केस लॉ है, उसको समझो। देखो, वर्कमेन ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। इसमें क्या था कि कंपनी ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट एक सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। अब जिनको नहीं पता कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, देखो जो मेन कंपनी होती है ना, वही अपने नीचे एक दूसरी कंपनी बनाती है, ठीक है, और इस कंपनी का पूरा पूरा कंट्रोल जो है वो मेन कंपनी के पास ही होता है जनरली, तो उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो इस कंपनी ने क्या किया कि एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और उस पर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दी। इंटेंशन ये था कि ये जो मेन कंपनी है इसका जो प्रॉफिट है उस वो कुछ ना सब्सिडरी कंपनी के नाम पे चला जाए, क्योंकि क्या था कि जितना प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट वर्कर को देना पड़ेगा एज अ बोनस। अब इन्होंने सोचा कि यार वर्कर के पास बोनस जाएगा, मैं हमारे पैसे वर्कर्स के पास जाएंगे, तो इन्होंने सब्सिडरी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दी, ठीक है, और ये कह दिया कि ये हमारा प्रॉफिट तो है नहीं, ये तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट है, तो फिर हम वर्कर को बोनस क्यों दें। अब इशू ये था कि क्या सब्सिडरी कंपनी को सेपरेटली ट्रीट किया जाना चाहिए या फिर सिर्फ ये प्रॉफिट को अलग करने का एक साजिश थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब्सिडरी कंपनी सिर्फ इसलिए बनी है ताकि कॉन्ट्रेक्चुअल वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि लेबर लॉ के अंडर जो प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है एज अ बोनस वो आप नहीं करना चाहते, इसलिए आपने सब्सिडरी कंपनी बनाई है, ठीक है, ये कोई सेपरेट कंपनी नहीं है। तो इस केस में भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया। देन नेक्स्ट इज डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। When a director misuse their position or divert the company asset or opportunity for personal benefit, court may hold them personally liable। देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनको पर्सनली लाइबल नहीं हेल्ड कर सकते, लेकिन यहाँ क्या कहा है कि अगर डायरेक्टर अपनी पोजीशन का मिसयूज करे, ठीक है, और कंपनी की एसेट को या फिर अपॉर्चुनिटी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करे, तो उस केस में डायरेक्टर को पर्सनली लाइबल किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक केस लॉ है, जॉनसन एपीसी लिमिटेड वर्सेस डेल बाय 2002। तो डेल बाय ना एक डायरेक्टर था इस कंपनी का, ठीक है। अब इसने क्या किया कि अपनी भी एक प्राइवेट कंपनी खोल ली और इस कंपनी का जो भी बिजनेस था और एसेट्स थी वो अपनी प्राइवेट कंपनी पे ये ट्रांसफर कर देता था, जिससे इसको पर्सनली फायदा हो रहा था क्योंकि कंपनी तो इसी की थी। अब इशू ये था कि क्या डेल बाय अब ये जो चीज़ है कि वो जो प्राइवेट कंपनी है वो तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इस चीज़ को क्लेम करके क्या डेल बाय बच के निकल सकता है, क्या उसकी लाइबिलिटी जो है उससे वो बच सकता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि देखो, डेल बाय को पर्सनली लाइबल माना जाएगा क्योंकि उसने एक प्राइवेट कंपनी बनाई और इस कंपनी का सारा बिजनेस जो था और जो बेनिफिट्स थे वो उस कंपनी को ट्रांसफर किए, ठीक है। तो डेल बाय इज हेल्ड पर्सनली लाइबल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस, द कंपनी एज शेम और फिकेट। मतलब अगर कंपनी का एग्जिस्टेंस सिर्फ इसलिए है ताकि जो सच्चाई है, ट्रू फैक्ट्स है, उनको छिपाया जाए, तो कोर्ट जो है ये सेपरेट आइडेंटिटी वाली चीज से डिसएग्री कर सकता है। अब यहाँ पे भी एक केस लॉ है, री एफ एम एस जी फिल्म लिमिटेड 1953। इसमें क्या हुआ था, एफ जी फिल्म लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुई थी यूके में टू प्रोड्यूस अ फिल्म कॉल्ड मानसून, लेकिन जो फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन और रियल कंट्रोल था वो अमेरिका कंपनी के हाथ में था। एफजी फिल्म का कोई भी रियल बिजनेस स्ट्रक्चर था ही नहीं, ना ही कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट था। अब इशू ये था कि क्या ये जो फिल्म है उसको ब्रिटिश फिल्म की तरह रजिस्टर्ड किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो फिर तो उसे बेनिफिट भी मिलेगा, तो क्या वो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए या नहीं। तो कोर्ट ने ये कहा कि एफजी फिल्म जो है वो सिर्फ एक मास्क है, मुखौटा है, ताकि सच्चाई को छुपाया जा सके। रियल कंट्रोल तो अमेरिकन कंपनी के हाथ में है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, स्टेचुरी प्रोविजन और लिफ्टिंग अ कॉर्पोरेट वेल। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से कोर्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है कॉर्पोरेट वेल की, कौन कौन से केसेस में कोर्ट जो है कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि अंडर द कंपनी एक्ट कब कब ये जो कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट हो सकता है। सो हमारा पहला आता है रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। देखो, लीगल पोजीशन क्या है पहले ये समझो। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7 मेंबर होने चाहिए। तो अगर ऐसा है कि
इतनी मेंबर से कम हो जाते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक मेंबर रह जाता है या पब्लिक कंपनी में 7 से कम मेंबर हो जाते हैं, ठीक है। और कंपनी फिर भी चलती रहती है 6 महीने तक, और जितने मेंबर वहाँ हैं, मान लो कि इस पब्लिक कंपनी में 6 मेंबर बचे हैं बस, और उन 6 के 6 मेंबर को ये पता है कि हम मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी कम मेंबर हैं, ठीक है। और उन्हें पता होने के बाद भी वो 6 महीने 6 मेंबर ही कंपनी चलाते हैं। तो उस केस में वो 6 के 6 मेंबर पर्सनली लाइबल होंगे अगर कोई भी कर्जा हुआ है उस 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो उस केस में कॉर्पोरेट वेल जो है वो हमारा लिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो पर्सन, वो सारे 6 के 6 मेंबर पर्सनली लाइबल होंगे इस केस में, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस, दैट इज फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखो, अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी जब बंद हो रही होती है उसे कहते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर ये पता चलता है कि ये जो बिजनेस था वो इसीलिए चलाया गया था ताकि क्रेडिटर्स को फ्रॉड किया जा सके, मतलब क्रेडिटर्स के साथ धोखा करा जा सके, या फिर किसी और फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए चलाया जा रहा था, तो उस केस में जो ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये एक तरीके से तुम कोर्ट समझ लो जिसके अंदर सारे कंपनी के मैटर जाते हैं, तो कंपनी कोर्ट आप इसे कह सकते हो। तो उस केस में ट्रिब्यूनल जो है वो किसी भी पर्सन को जो जानबूझ के इस फ्रॉड को कंडक्ट कर रहा था, कंपनी के फेस में जानबूझ के इस फ्रॉड को कंडक्ट कर रहा था, उसको पर्सनली लाइबल कर सकती है, ठीक है, विदाउट द लिमिटेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि मान लो अगर ये चिंटू है, चिंटू के साथ उसके 5 मेंबर, नहीं, प्राइवेट कंपनी थी, चिंटू ने ना एक प्राइवेट कंपनी बनाई अपने 5 दोस्तों के साथ मिलके, ठीक है। और उसने उस कंपनी का नाम रखा चिंटू एंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब चिंटू ने ना क्रेडिटर से क्या किया, 10 करोड़ का कर्जा ले लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद उस कंपनी को बंद करने लगा। अब जब वापस करने की बारी आई तो उसने क्या कहा कि भाई कंपनी को बेच के जितना पैसा हो रहा है आप उतना ले लो, क्योंकि मैं तो अलग हूँ, कंपनी अलग है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। अब जब ट्रिब्यूनल पे बात पहुंची तो उसे पता चला कि चिंटू बन रहा है चालाक, उसने जानबूझ के ये चीज़ करी है ताकि वो क्रेडिटर को फ्रॉड कर सके, क्रेडिटर के साथ फ्रॉड कर सके। तो अब चिंटू को 5 मेंबर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता किसका चला है, चिंटू का, कि चिंटू ने ये सारा खेल खेला है। 5 मेंबर को कुछ नहीं पता था इस बारे में, ठीक है, 5 दोस्त के दोस्त है, उन्हें तो बस फंसाया गया। तो अब चिंटू को पर्सनली लाइबल माना जाएगा, वो भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए, मतलब चिंटू की सारी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के ये कर्जा चुकाया जाएगा। तो ठीक है, तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, और ये सिर्फ उस पर्सन पे अप्लाई होता है जिसने नोइंगली पार्टिसिपेट करा है। नाउ मूविंग टू द थर्ड, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब पहले तो ये समझो कि ये प्रोस्पेक्टस होता क्या है, वरना फिर आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये मिस स्टेटमेंट क्या है। देखो, प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि जब भी, मैंने अभी आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स निकालती है, ठीक है, वो अपने शेयर्स इशू कर सकती है। तो शेयर्स इशू करने से पहले वो पहले अपना प्रोस्पेक्टस निकालती है। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, जैसे अब कभी आप स्कूल में गए हो, स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है, यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी और स्कूल के अच्छे अच्छे फीचर्स दिखाते हैं कि देखो हमारी यूनिवर्सिटी में ना ऐसे ऐसे होता है, हमारे स्कूल में ऐसे ऐसे होता है। तो कंपनी भी प्रोस्पेक्टस निकालती है जिसमें कंपनी का सब कुछ बताया जाता है कि कंपनी किस लिए बनी है, उसका विजन क्या है, कौन कौन से उसकी एसेट्स हैं, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में प्रोस्पेक्टस में बताई जाती हैं। और प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद ही, उसको समझने के बाद ही जो लोग होते हैं वो कंपनी के शेयर परचेस करते हैं। आई होप आपको प्रोस्पेक्टस क्लियर है। तो अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी झूठ है, कुछ भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है कि या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाई गई है, तो उस केस में जितने डायरेक्टर हैं, प्रमोटर, एक्सपर्ट्स या किसी भी पर्सन जिसको अथॉरिटी थी प्रोस्पेक्टस इशू करने के, उन सबको लाइबल माना जाएगा, पर्सनली लाइबल माना जाएगा, और उन्हें इन्वेस्टर्स का जो भी लॉस या डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करना होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज फेलियर टू रिटर्न एन एप्लीकेशन मनी। अब ये एप्लीकेशन मनी क्या होता है, देखो, जब आपको प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद मान लो ये चिंटू है, ये मिंटू है और ये सिंटू है। तो चिंटू, मिंटू और सिंटू को कंपनी बहुत पसंद आई, उन्हें था कि हम ना शेयर खरीदें। तो शेयर्स के लिए परचेस करने के लिए पहले एप्लीकेशन मनी दिया जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन मनी दे दिया जाता है। एप्लीकेशन मनी के बाद ही आपको शेयर्स अलॉट होते हैं, ठीक है। तो अब चिंटू, मिंटू और सिंटू ने क्या किया कि अपना एप्लीकेशन मनी दे दिया। इतना समझ आया एप्लीकेशन मनी क्या होता है।
अब यहाँ क्या कहा गया है कि अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला और आपने एप्लीकेशन मनी भी रिफंड नहीं करा विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, तो उस केस में आप पर्सनली लाइबल होंगे। अब ये मैम मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, प्रिस्क्राइब टाइम क्या है? तो देखो क्या होता है, पब्लिक कंपनी को ना, जब पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स निकालती है, ठीक है, तो कम से कम उसे 90% लोग आने चाहिए, उसके शेयर सब्सक्राइब करने चाहिए। सब्सक्राइब मतलब 90% लोग एप्लीकेशन दें कि हम ना आपका मतलब शेयर खरीदना चाहते हैं। मान लो कि 100 शेयर्स निकालें, तो एटलीस्ट 90 शेयर्स के परचेस करने की डिमांड आनी चाहिए। अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो जितना भी अमाउंट है, जितना भी एप्लीकेशन मनी है, वो रिफंड करना होता है विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है। अगर आप वो रिफंड नहीं करते हो विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, तो कंपनी और कंपनी के सारे ऑफिसर को लाइबल माना जाएगा और उन पे पेनल्टी लगेगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी नेम। अगर कोई भी ऑफिसर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है या कोई भी बिल इशू कर रहा है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और वहाँ पे उसने कंपनी का इनकरेक्ट नेम लिख दिया है, तो वो ऑफिसर खुद से लाइबल होगा। जैसे कि यहाँ पे केस लॉ है एंडॉन वर्सेस एडलमैन। तो यहाँ पे क्या था कि एक डायरेक्टर था जो कि डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था, लेकिन उसने ना उसमें कंपनी का नाम गलत लिखा। कंपनी का नाम था ये और उसने लिखा ये, भले ही डिफरेंस ऑफ इस चीज़ का था बट कंपनी का नाम गलत था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि वो जो डायरेक्टर है वो पर्सनली लाइबल होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप बियॉन्ड योर लिमिट जाके कोई चीज़ करते हो, ठीक है, तो वो एक्ट ना स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। अब आपने बिजनेस लॉ पढ़ा है तो आई होप आपको वॉइड और अल्ट्रा वायरस का मतलब तो पता है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि हर एक कंपनी को विद इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी एक्ट के अंडर काम करना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है बियॉन्ड इस ऑब्जेक्टिव क्लॉज, तो वो एक्ट अल्ट्रा वायरस होगा। सो यहाँ पे केस लॉ है एज पर रेलवे कैरेज एंड आयरन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस रिची। यहाँ पे क्या था कि इस कंपनी ने ना लोन उठाया, फाइनेंस लिया रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए इसके पास अथॉरिटी ही नहीं थी बाय इस ऑब्जेक्टिव क्लॉज। तो जजमेंट ये आया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्ट्रा वायरस है एंड वॉइड है स्टार्टिंग से ही। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनी लॉ इन इंडिया का, वो एक स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन के थ्रू कैरी होता है जो कि कंपनी एक्ट 2013 में बनाया है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि कॉर्पोरेट अफेयर को रेगुलेट करे, इंश्योर करे कि सारी चीज़ें जो भी कंपनी लॉ में लिखी हैं वो सारी की सारी फॉलो हो रही हैं, कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करे और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे कॉर्पोरेट फंक्शनिंग में, ठीक है। कंपनी एक्ट ने एक प्रॉपर मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा है ताकि प्रॉपर इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन हो सके थ्रू द ट्रिब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट। तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे कुछ मेन अथॉरिटी जो कंपनी एक्ट के थ्रू बनी है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट, ठीक है। अब देखो हमारे सिलेबस में यही 3 है तो मैं आपको सिर्फ यही 3 पढ़ाने वाली हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर हमारे में नहीं है। शुरू करते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या है? तो देखो ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है जो कि सेक्शन 408 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में बनी थी। ये स्टैब्लिश हुई थी 1 जून 2016 में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक स्पेशलाइज्ड फोरम प्रोवाइड करे डील करने के लिए कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट। ये जो आइडिया था ना एनसीएलटी बनाने का, ये एलटी कमेटी से आया था, ठीक है। अब देखते हैं कि नेचर क्या है एनसीएलटी का। तो एनसीएलटी एक रेगुलर सिविल कोर्ट नहीं है, जैसे आपने सिविल कोर्ट सुना होगा तो वैसा कोई रेगुलर सिविल कोर्ट नहीं है। ये एक ट्रिब्यूनल है विद अ स्पेसिफिक पावर जो ग्रांट करी गई है बाय द स्टेट्स। तो इसका नेचर क्या है? इट्स अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी, मतलब ये जुडिशियल फंक्शन तो परफॉर्म करता है, जैसे हियरिंग करना पार्टीज को, एग्जामिन करना एविडेंस को और ऑर्डर देना, लेकिन ये रेगुलर जुडिशरी का पार्ट नहीं है। दूसरा, गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जो ट्रिब्यूनल है ना, ये कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं करता। इंस्टेड ऑफ दिस ये फॉलो करता है नेचुरल जस्टिस लाइक फेयर हियरिंग, अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द एविडेंस एंड अब्सेंस ऑफ बाइसनेस। थर्ड इज अ स्पेशलाइज्ड फोरम। इट इज अ कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर जो इंश्योर करते हैं कि जो भी बोथ लीगल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है वो कॉर्पोरेट मैटर में लगाई जा सके। अब देखते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन कैसा है। तो अंडर द सेक्शन 408 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ट्रिब्यूनल बनाई और उसके अंदर क्या क्या है कि एक प्रेसिडेंट होते हैं,
दूसरा जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? प्रेसिडेंट कोई भी पर्सन जो कि हाई कोर्ट का जज रहा है फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। जुडिशियल मेंबर कौन हो सकता है? जुडिशियल मेंबर में जज भी आ सकता है या फिर कोई भी पर्सन जिसके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस है। टेक्निकल मेंबर मतलब कोई भी पर्सन जो कि एक्सपर्ट है फील्ड्स में, सच एज कॉर्पोरेट लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन। अब देखो, जो जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसकी वजह से ना बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट मैटर में भी। नाउ मूविंग टू द जुडिरेक्शन एंड द पावर ऑफ एनसीएलटी। तो देखो, पहला है द सेटलमेंट ऑफ द कंपनी डिस्प्यूट। जो प्राइमरी रोल है ना एनसीएलटी का, वो ये है कि वो जो भी इंटरनल डिस्प्यूट हो रहे हैं विद इन अ कंपनी, उनको रिजॉल्व करे। पहले ये जो मैटर्स थे वो डिफरेंट फॉर्म में जाते थे, लेकिन अब एनसीएलटी एक स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है इन सारे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को। नेक्स्ट इज केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अगर कभी भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऐसा फील होता है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स उनके साथ अनफेयरली एक्ट कर रहे हैं या फिर कंपनी जो है वो मिसमैनेज्ड हो रही है, तो उस केस में वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं फॉर अ रिलीफ। ठीक है, और एनसीएलटी क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है उन्हें? तो ये रेगुलेट कर सकता है कंडक्ट ऑफ कंपनी अफेयर, रिमूव कर सकता है डायरेक्टर्स को, मॉडिफाई या सेट असाइड अ सर्टेन ट्रांजेक्शन, ये कोई और ऑर्डर पास कर सकता है जो भी इसे जस्ट एंड इक्विटेबल लगता है। द नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। अगर कभी भी कंपनी मर्जर, अमलगेशन, रिकंस्ट्रक्शन या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए प्रपोज करती है तो वो एनसीएलटी के थ्रू ही अप्रूव्ड होता है। अगर एनसीएलटी उसे अप्रूव नहीं करती तो उस केस में आप कोई भी ये काम नहीं कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी जो है अपनी शेयर कैपिटल खुद से रिड्यूस नहीं कर सकती, उसे अप्रूवल लेना पड़ता है एनसीएलटी का, और ट्रिब्यूनल उस टाइम पे वेरीफाई करता है कि क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है। उसके अलावा क्या क्रेडिटर्स के राइट प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस हो भी जाए तो, क्या ये जेन्युइन रिडक्शन है, कोई प्रिजुडाइसल तो नहीं है। उसके अलावा है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब क्या है कि कंपनी बंद हो रही है, तो एनसीएलटी के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो किसी भी कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है। किस किस सिचुएशन में? अगर उसने अपना डेट पे नहीं करा है और पे करने की वो सिचुएशन में भी नहीं है, कोई भी फ्रॉडलेंट कंडक्ट हुआ है उस केस में, या अगर उसे और उसके अलावा भी कुछ ऐसा लगता है कि कंपनी को वाइंड अप होना चाहिए तो एनसीएलटी उसका ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, एक बार वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो जाता है तो एनसीएलटी फिर उस पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज भी करता है। देन नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी मैटर। अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एनसीएलटी फंक्शन एज अ एडजेंक्टिंग अथॉरिटी फॉर अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, और ये डील करता है विद द इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस, अपॉइंट करता है रिसोल्यूशन प्रोफेशनल्स को, फिर अप्रूवल या रिजेक्शन देता है रिसोल्यूशन प्लान का, और लिक्विडेट करता है प्रोसीडिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एक एपिलेट अथॉरिटी है जो कि स्टैब्लिश हुई है अंडर द सेक्शन 401 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, ये हायर फॉरम है टू द एनसीएलटी, मतलब अगर एनसीएलटी का कोई भी डिसीजन है तो उसके रिगार्डिंग अपील आप एनसीएलएटी में डाल सकते हो। ठीक है, अब इसका नेचर क्या है? ये भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये रेगुलर कोर्ट नहीं है, बट हाँ जुडिशियल फंक्शन ये परफॉर्म करती है। जैसे कि ये कोई भी अपील जो भी एनसीएलटी के ऑर्डर के रिगार्डिंग आती है उसको सुनती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट को एग्जामिन करती है और प्रिंसिपल फॉलो करती है नेचुरल जस्टिस का। अब देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। तो देखिए, कंपोजिशन में आते हैं चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर। चेयरपर्सन कौन हो सकता है? चेयरपर्सन कोई भी वो पर्सन जो कि जज रह चुका है या है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसके अलावा जुडिशियल पर्सन में जज ऑफ द हाई कोर्ट या फिर जुडिशियल मेंबर ऑफ एनसीएलटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड हो सकते हैं। टेक्निकल मेंबर में आता है कोई भी पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस हो फील्ड्स में, जैसे कि लॉ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, नाउ मूविंग टू द जुडिरेक्शन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। देखो, एनसीएलएटी 401 सेक्शन के अंडर बना है। ठीक है, अब इसके जुडिरेक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। देखो, एनसीएलएटी जो है ना वो एनसीएलटी से बड़ा है, तो अगर एनसीएलटी का कोई भी ऑर्डर आता है और उसके अगेंस्ट में किसी को अपील डालनी है तो वो एनसीएलएटी में डालता है। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल में जाके डालता है। अब ये जो ऑर्डर है ना, मतलब आपको जो अपील ये फाइल करनी होती है ना, वो विद इन अ 45 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर पे करनी होती है। जिस दिन एनसीएलटी का ऑर्डर आता है उसके 45 दिन के अंदर अंदर आप ये अपील जो है वो फाइल कर सकते हो।
तो उसमें क्या होगा कि NCLAT उसको एग्जामिन करेगा कि क्या ढंग से लॉ जो है अप्लाई किया गया है, क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है, क्या जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का वो ढंग से लगाया गया है या नहीं। और हियरिंग के बाद ये क्या कर सकता है कि उस ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या सेटिसाइड कर सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब देखो, जिस तरीके से NCLT के ऑर्डर के रिगार्डिंग अपील फाइल की जा सकती है, उसी तरीके से नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के रिगार्डिंग भी अपील फाइल की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे अभी नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी है क्या, तो ये एक रेगुलेटिंग ये एक बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रेगुलेटिंग एंड ओवरसी ऑडिट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, द नेक्स्ट इज जुडिक्शन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब देखो, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो NCLT होता है ना, वो एक एडजॉइंटिंग अथॉरिटी की तरह काम करता है फॉर अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। तो उसके ऑर्डर के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपील है तो वो NCLAT में फाइल होती है और यही इसके पास अथॉरिटी है। ठीक है, ये अपील कौन कौन सी हो सकती है, एडमिशन और रिजेक्टिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ रिसोल्यूशन प्लान, लिक्विडेशन ऑर्डर और डिसीजन ऑफ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर कोई NCLAT के ऑर्डर के रिगार्डिंग भी सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो फर्दर सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकता है, लेकिन विद इन 60 डे। ठीक है, फोर्थ इज अपील अंडर द कंपटीशन एक्ट। देखो, NCLAT के पास जुडिक्शन है कि वो सर्टेन अपील सुन सके कंपटीशन एक्ट 2002 का, पर्टिकुलरली जो कि सेक्शन 53N ऑफ द एक्ट में लिखे गए हैं। देख, जैसे कि कौन कौन से फंक्शन है, दैट इज ऑर्डर और डायरेक्शन पास्ड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, डिसीजन इन्वॉल्विंग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और द कॉम्बिनेशन। तो ये सारा जुडिक्शन NCLAT का होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है, टाइप ऑफ कंपनीज, आपके कई सारी टाइप की कंपनीज में दे रखी है, जैसे प्राइवेट, पब्लिक। तो हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी से। प्राइवेट कंपनी अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि प्राइवेट कंपनी वो है बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसके जो राइट है शेयर ट्रांसफर करने के वो रिस्ट्रिक्ट हो रखे हैं। उसकी जो लिमिट है नंबर ऑफ मेंबर की वो 200 है कि 200 मेंबर से ज़्यादा उसमें नहीं हो सकते, और ना ही वो इनवाइट कर सकती है पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये क्या है, ये वो डेफिनेशन है जो कंपनी एक्ट 2013 ने प्राइवेट कंपनी की दी है। ठीक है, सो इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं तो आप गूगल फॉर्म की लिंक की हेल्प से कर सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे कवर करना टाइप ऑफ कंपनीज से, और उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स है वो सारे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू।